स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। लास्ट सेशन में जो मैंने बताया था उम्मीद करते हैं वो दिमाग में होगा है। मैंने लास्ट सेशन में ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होता है बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम बोलें कि ये केवल और केवल टेंजिबल एसेट्स पर अप्लाई होता है तो गलत तो नहीं है ना? किस पर अप्लाई हो रहा है? इनटेंजिबल एसेट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल टेंजिबल एसेट्स पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम फिर से तोड़े इसको तो हमें ये समझ में आता है इसमें इंक्लूड करते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। क्यों? सच में कि नॉट टू इंक्लूड है? सर समझ में नहीं आई बात। अगर याद हो तो मैंने बायोलॉजिकल एसेट्स को दो पार्ट में तोड़ा था, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट। याद आया? मैंने कहा था ये प्लांट जो होते हैं ये AS10 में शामिल होंगे अगर ये बियरर प्लांट होंगे। और AS10 में शामिल नहीं होंगे अदर देन बियरर प्लांट। हाँ या ना? इवन एनिमल्स को भी हम लोग बियरर प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर वो AS10 की कंडीशंस को मेट करेंगे तो, नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे। क्लियर हुआ? बियरर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनका हम फ्यूचर या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, या जिनसे हम हर साल, एक तो ये ट्रीज या प्लांट लॉन्ग लिव्ड होते हैं और इनसे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले सकते हैं और इनका यूज एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होता है। जैसे अमरूद का पेड़ हो गया, आम का हो गया, तो ये लोग आम हर साल देंगे, अमरूद हर साल देंगे। तो पेड़ हमारा बियरर प्लांट है और अमरूद हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यही हुआ? पक्की बात है, ये समझा दिया था, समझ में आ गया था? अच्छा, वापस आते हैं। AS10 के लिए मैंने 4 इश्यूज बताए थे आपको। पहला कि हम इसको रिकॉग्निशन कब करें और कैसे करें, और आज हमको यहीं से स्टार्ट भी करना था। रिकॉग्निशन का मतलब होता है अगर कोई एसेट मेरे लिए एसेट है तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, कितनी वैल्यू पर दिखाएं। ये फर्नीचर मैंने खरीदा, कितने रुपए पर हम इसको दिखाएं, ये कैसे पता चलेगा? हमने बिल्डिंग बनवाई, उस बिल्डिंग यानी एसेट को हम अपने यहां कितने रुपए पर शो करें, ये कैसे पता चलेगा? दिस इज योर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हाँ या ना? उसके बाद हम हर साल उसको कितने पर दिखाएं, कैरिंग अमाउंट कितना ले चले। हम आज खरीदे, कॉस्ट निकाली, 5 लाख रुपए आया, 5 लाख रुपए पर हमने उसको एसेट दिखा दिया। अब अगले साल हम उसको कितने पर दिखाएं, कैरिंग अमाउंट कितना लेके आए। इनिशियली तो हम मीजर कर लिए, अब उसको कितने पर हम कैरी फॉरवर्ड करें, आगे ले जाएं। दूसरा, तीसरा, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट का क्या करते हैं वो देखना है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी, इसमें कुछ भी नहीं बचा था। बोलो। अच्छा, वापस आते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से। जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जब जब तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये 2 लाइन तो हमेशा याद रखना, क्योंकि सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आपके पास रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? an asset will be shown in the financial statement as an asset at what value? तो कहता है the cost of an item of PPE should be recognized as an asset if and if only these two conditions are satisfied. पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा, उसकी कॉस्ट को रिलायबल मेजर किया जा सके। हाँ या ना? पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए एसेट से।
और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सके। अगर ये दो कंडीशंस तैयार हैं आपकी, बार बार ये आएगा, अभी एक और वर्ड, एक सेंटेंस और आएगा जो आपको हर जो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको वो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो जब भी आप कॉस्ट की बात करेंगे, एन एसेट और अ पीपीई शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एज एन एसेट। फर्स्ट, if there is a future economic benefit. Second, the cost can be reliably measured या measured reliably. हाँ या ना, the cost can be measured reliably. So if these two conditions are satisfied, then yes, PPE should be recognized as an asset. Word ढंग से समझे, word क्या लिखा है। किसी भी एसेट को एसेट की तरह लिखने के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सेकंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर मैं कहता हूं ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से क्या हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे? हाँ, इस बिल्डिंग से हम इस फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। इस फर्नीचर से क्या हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे? हाँ। इस लैपटॉप से क्या हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे? हाँ। इस कैमरे से फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे? हाँ। क्या इनकी कॉस्ट को रिलायबल मेजर्ड किया जा सकता है? रिलायबल यानी अच्छी तरीके से। क्या हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं? कैमरा कितने पर खरीदा? हाँ सर, कर सकते हैं। लैपटॉप कितने पर खरीदा? क्या हम इसकी कॉस्ट दे सकते हैं? हाँ। ये फर्नीचर कितने में खरीदा? क्या हम बता सकते हैं? हाँ। ये बिल्डिंग कितने में ली? क्या बता सकते हैं? हाँ। If the cost can be measured reliably, then these type of things are to be shown as a PPE in the balance sheet, otherwise not. अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, सेकंड, इफ द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दो कंडीशंस हमेशा याद रखना, पूरा फोकस इस पर रहेगा, याद रखना। और आगे जब क्वेश्चन आएगा ना, हम आंसर जब बोलेंगे ना, सुनो, आंसर जब बोलेंगे तो मैं कहूंगा देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है कि नहीं। मैं बार बार बोलूंगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है या नहीं। तुरंत आपके दिमाग में ये दो कंडीशन जानी चाहिए। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बात खत्म। पक्का? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लास्ट सेशन में नहीं करवाया था शायद, देख लेते हैं। एक एंटिटी है, सुपरमार्केट चेन है, इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। वो अपने एक स्टोर को रिनोवेट करवा रही है। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन। अब होता क्या, स्टोर पड़ा हुआ है, मान लो मेन मार्केट में है, जरूरत से ज्यादा है, आगे की जगह खाली है, तो चलो रोड की तरफ हम इसको थोड़ा और रिनोवेट कर देते हैं, तो वहीं पर मेरा शोरूम भी बन जाएगा और वहीं पर हम अपना एक रेस्टोरेंट भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई इंप्लॉइज हैं, तो ठीक है, काम चल जाएगा। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स, which includes the cost of remodeling and expectation of a 15% increase in sales। ये सब करने के बाद जब हम रीमॉडलिंग या रिनोवेशन करेंगे उस स्टोर की प्लेस को, तो मेरी सेल 15%, 15% तक इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, resulting from the store renovation which will attract the new customer, state whether the remodeling cost will be capitalized। हाँ भाई, हाँ, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेटिंग प्रॉफिट की कैपेसिटी बढ़ रही है, फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरा बढ़ रहा है 15% के हिसाब से। बस कॉस्ट आप रिनोवेशन या रीमॉडलिंग की रिलायबली मेजर कर लो, बात खत्म। अब क्लियर हुआ? यानी ये रिनोवेशन रीमॉडलिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा और साथ ही साथ हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके। यानी ये हमारा रिनोवेशन कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा या बिल्डिंग के नाम पर आ जाएगा। कितने रुपए से? जितनी इसकी कॉस्ट मेजर कर सकें, और ये तभी हम दिखाएंगे जब इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। हाँ या ना? तो दिख रहा है 15% की सेल बढ़ जाएगी, तो हम इसको अपनी एसेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पक्की बात? चल सकते हैं आगे? सुनिएगा, ये चीज भी मैंने बता दिया। स्पेयर पार्ट्स के लिए अगर वो किसी एसेट का हिस्सा है तो AS10 के हिसाब से, अगर वो इन्वेंट्रीज का हिस्सा है या AS10 की कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते हैं तो AS2 के हिसाब से बता दिया था। हम लोग को ना पूरे अब इस चैप्टर में ना मेन, सुन लो, इस पर काम करना है। ये
आने वाले 2 से 3 क्लास जितने भी पढ़ोगे इसी टॉपिक पर पढ़ोगे। किस पर? कॉस्ट इनकर्ड और मेजरमेंट, कॉस्ट इनकर्ड और मेजरमेंट, इसी टॉपिक पर हमारा ये क्लास चलता रहेगा। चलिए, हमने कहा था मेरी जेब से पैसा गया, हम उस एसेट को कितने पर दिखाएं? इनिशियली, क्या? शुरुआत में। और बाद में, अगर कॉस्ट हमारी बाद में लगती है तो। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनवाई, बिल्डिंग को दिखाओ ना, फ्यूचर में प्रॉफिट देगा ना तुमको, कॉस्ट निकाल सकते हो ना, ठीक है दिखाओ उसको, क्या दिक्कत है? 5 साल बाद एक दीवार खराब हो गई, 5 साल बाद मैंने पूरे रूम में, पूरी बिल्डिंग में मैंने टाइल्स लगवा ली, 5 साल बाद मैंने उसमें रिनोवेशन करवाया। बात समझ में आ रही? सब्सिक्वेंट कॉस्ट है ना ये, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट कब इनकर हो रही है? बाद में। ये शुरू में लगी थी कॉस्ट 5 साल पहले, और ये कॉस्ट कब लगी? 5 साल बाद। तो अब इस कॉस्ट को क्या करें? उसका ट्रीटमेंट जानना है। तो पीपीई पर कॉस्ट तुरंत भी लग सकती है, बाद में भी लग सकती है, दोनों को देखेंगे। अच्छा, मेजरमेंट कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताए गए हैं। जब हम रिकॉग्निशन करते हैं पहली बार, तो उसको हमेशा कॉस्ट मॉडल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, बैलेंस शीट में कॉस्ट। किस पर? लेकिन जब हम उसको रिव्यू करते हैं रिकॉग्निशन करने के बाद, यानी फर्स्ट रिकॉग्निशन के बाद दूसरे रिकॉग्निशन पर आते हैं सब्सिक्वेंटली, तो उसको हम रिव्यू किस पर करें? कॉस्ट बेसिस पर या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से? तो कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल 2 चीजें आ गई। मान लेते हैं जब हमने एसेट पर खर्च किया 5 लाख रुपए, तो हम इनिशियली वी विल शो इट एट रुपीज 5 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये खर्च किया उस समय दिखा दिया। जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस समय इसकी कॉस्ट है 5 लाख मान लो, और रीवैल्यूएशन है, अभी हम डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट छोड़ दे रहे हैं, आएगा तो बताएंगे, रीवैल्यूएशन है 4 लाख। किस पर शो करें? 5 लाख या 4 लाख? सुन लें, इसका पूरा एक कंडीशन दिया है कब कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हम जब एक बार अगर मैंने कर लिया तो मैंने कर लिया, अब हर साल हमको ये रिवैल्यूएशन इसी तरीके से करना पड़ेगा। कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, हर साल उसको रिव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर हमको रिव्यू करना पड़ेगा। ये नहीं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 1 साल बाद तो 1 साल बाद, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंतराल पर आएगा डिटेल में। क्लियर हुआ? आगे चलें, थोड़ा सा क्लियर हुआ। आगे हम लोग को पढ़ना क्या है वो समझ में आ रहा है। अब हमको शुरुआत करनी है इनिशियल रिकॉग्निशन, ये वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। जब इसको देख लेंगे तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो हमने एक मैंने मशीन खरीदी, ढंग से देखना, मशीन मैंने परचेज की विदेश से, आउटसाइड इंडिया से 50 lakhs में, मैंने उसको पेमेंट देना है 50 लाख। मैंने कस्टम ड्यूटी भी तो देनी है 5 लाख। क्या 5 लाख रुपए हमारी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना, हम मशीन खरीद रहे हैं ना, तो मशीन का पे किया है मैंने 50 लाख, कस्टम ड्यूटी मैंने दे दी 5 लाख, तो क्या बिना कस्टम ड्यूटी दिए तुम सामान इंडिया में ला सकते हो? अच्छा, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा ना, ये इंपोर्टेड कालीन है, ये इंपोर्टेड चीज है, मतलब समझते हो इंपोर्टेड का? नहीं, इसका मतलब आप स्मगलर हो। क्या हो? अगर कोई कहता है ये इंपोर्टेड कालीन है, तो इसका मतलब स्मगलर हो। जो हम लोग को पिक्चरों में स्मगलर की पिक्चर कितना गंदा दिखाया जाता है,
बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं। स्मगलर डजंट मीन कि कोई गुंडा या बदमाश होगा, एक बिजनेसमैन है, स्मगलर है, क्या दिक्कत है? एक नॉर्मल आदमी भी स्मगलर हो सकता है, जैसे तुम हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है। हाँ, आपने टैक्स चोरी की है, दैट्स इट। कोई भी सामान जो आउटसाइड इंडिया में टैक्स दे करके, कस्टम ड्यूटी दे करके इंडिया में आ जाता है, देन दैट इज नॉट एन इंपोर्टेड आइटम एनी मोर। अब वो इंडियन सामान हो गया, कस्टम ड्यूटी देने के बाद वो क्या हो गया? इंडियन हो गया भाई। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं दियो तब तक वो विदेशी सामान है, जैसे ही कस्टम ड्यूटी दिया वो इंडियन सामान हो गया। अब मत बोलना वो इंपोर्टेड सामान है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मशीन का पेमेंट किया आपने 50 लाख, कस्टम ड्यूटी का दिया 5 लाख। वहां पर लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुई होगी क्या मशीन का? वहां पे विदेश में लोडिंग अनलोडिंग, मान लेते हैं 50,000 वो भी हो गया। क्या ये मशीन की कॉस्ट बढ़ाएगा? क्या मशीन का दाम बढ़ गया? अच्छा, फ्रेट चार्जेस मैंने दिया, भाड़ा दिया होगा तभी तो मशीन पोर्ट तक पहुंची होगी। मैंने मान लो 20,000 वो दे दिया। अब उस पोर्ट से हमारे इंडियन पोर्ट तक सामान को आने में फ्रेट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। मान लेते हैं ये सारे खर्चे करके वो सामान इंडियन पोर्ट तक आया, 50,000 और लग गए। क्या ये मशीन के दाम में ऐड होगा? आगे चलें। इंडिया में सामान उतरा, लोडिंग अनलोडिंग होगी, फ्रेट चार्जेस इंडिया में लगेगा, हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक आएगा। तो फ्रेट, इंश्योरेंस, कमीशन जो इंडिया में लगा, मान लो वो 1 लाख रुपए लग गया लोडिंग अनलोडिंग के साथ। हाँ या ना? ये सामान इंडिया में हमारी फैक्ट्री तक आ गया। अब उसके लिए हमने मशीन को जमीन में लगाने के लिए फाउंडेशन बनवाया। क्या बनवाया? ताकि मशीन हिल हिल कर काम ना करे, एक जगह चिपकी रहे, ठीक है ना? नहीं तो 4 लोग पकड़ेंगे मशीन को, पकड़े रहो, नहीं तो हिलेगी मशीन। तो 2 लाख रुपए उस फाउंडेशन को लगाने में लगा। तो क्या ये मशीन के दाम में जोड़ोगे? फाउंडेशन का दाम मशीन के दाम में जोड़ोगे? हाँ, क्योंकि मशीन इस फाउंडेशन के बिना काम नहीं कर सकती। बोलो। इंजीनियर साहब आए थे विदेश से, चूंकि इस विदेशी मशीन है तो उसी के देख रेख में इंस्टॉल होगी, इंजीनियरिंग की कॉस्ट लगेगी। उसने भी अपना 3 लाख रुपए लिया, रहने खाने पीने और इंस्पेक्शन भी करवाया मशीन का। तो क्या ये इंस्पेक्शन और इंजीनियरिंग की कॉस्ट हमारी मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी क्या? है? हाँ, क्योंकि बिना उसके तो मशीन चल भी नहीं सकती, ये मशीन के दाम में ऐड हो जाएगा। अच्छा, मशीन तो बिना बिजली के चल जाएगी, तो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ना? बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के मशीन चल सकती है क्या? चलो 1 लाख रुपए बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के मशीन नहीं चल सकती तो वो भी करवा लिया, तार वार लगा दिया, अर्थिंग वगैरह करवा दिया, सब हो गया। अब मशीन चलाएं। इंस्पेक्शन वाला आया है, इंजीनियर आया है, तो पहले इंस्पेक्शन तो हो जाए, मशीन ट्रायल में काम कर रही है कि नहीं। पता चला वो टाटा और गुड बाय बोल दिया, उसके बाद हम मशीन चलाएं तो नहीं, कुछ और निकाले। जो सामान के लिए बुलाए थे वो सामान न देकर कुछ और दे, है कि नहीं? हाँ बोलो। तो हमने ट्रायल रन किया, ट्रायल रन करने में हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? 1 लाख रुपए का मटेरियल और लेबर लग गया। शुरुआत हुई मशीन की, खूब तालियां बजी, मिठाइयां बटी, वो मिठाई की कॉस्ट मशीन में ही जोड़ोगे। अच्छा, आटा बनाने वाली मशीन थी, आटा निकल करके आया, क्या करें? आटे को बेचेंगे ना? सेल किया,
उससे 20,000 रुपए मिल गया, तो क्या इससे इसका दाम कम कर दें? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ये 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा। जो रिकवरी, अरे जब खर्च किया तो कॉस्ट ऐड कर दी, रिकवरी होगी तो माइनस नहीं करोगे, अजीब आदमी हो बिल्कुल। ये कौन सा तरीका जोड़ रहे हो कि जब खर्च हुआ तो ऐड करेंगे, रिकवरी होगी तो माइनस नहीं करेंगे? रिकवरी को माइनस करो ना। अरे हाँ भाई, माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा था अगर इस तरह की मशीन लगाओगे ना, हम आपको 20% की सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? कितने की मशीन थी? 50 लाख की। हमें 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, तो क्या इसको माइनस कर दें? बोलो। हाँ, ये तो हम एस 12 में पढ़ा चुके हैं। माइनस हो जाएगा। ये है आपका मशीन का दाम। किसी भी एसेट को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए, ताकि वो एसेट मैनेजमेंट के इंटेंशनली जो काम करवाना चाहता है उस पर्पस के लिए तैयार करने के लिए जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब ऐड की जाएगी। नहीं समझ में नहीं बात। मैनेजमेंट इस मशीन से काम क्या कराना चाहता है? प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन पर्पस के लिए उस मशीन को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए जितना भी खर्च होगा, all those things shall be added in the cost of the asset. That's it. अब अगर हम तुम लोगों से इससे हट करके अगर बात करें, मतलब इधर उधर हटेंगे नहीं, इससे हट करके बात करें, तो क्या तुम लोग इसकी जर्नल एंट्री कर पाओगे? जो करोगे गलत करोगे। क्या करोगे? अभी हम जर्नल एंट्री पर नहीं बताने बैठे हैं, ये तो तुम लोग का बहुत बेसिक चीज हो गया। बेसिक है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे अपने रास्ते से। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा क्या है। कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई। एक बार मशीन अपनी जगह पर लग गई, चलने लायक कंडीशन में आ गई, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, देख लेना कितना। लेकिन मशीन जहां लगी है, अब इसके बाद इस मशीन का रिपेयर होगा। अब जन्म भर रिपेयर चलता रहेगा, तो हम मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मशीन अपनी कंडीशन में आ चुकी है, रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। इसके बाद अगर मशीन पर रिपेयर और मेंटेनेंस होगा तो मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर मेंटेनेंस मशीन को उस लेवल तक मेंटेन करता है हमेशा। रिपेयर नहीं करवाएंगे, मेंटेन नहीं करवाएंगे तो मशीन खराब होती चली जाएगी। उसको लेवल मेंटेन करने के लिए उस पर सर्विसिंग होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, रिपेयर कॉस्ट लगती है अगर कुछ खराब हुआ। अब रिपेयर करवाने के बाद मशीन बहुत अच्छा काम करेगी ऐसे नहीं, रिपेयर होने के बाद मशीन वही काम करेगी जो रिपेयर होने के पहले कर रही थी। हाँ या ना? समझे मेरी बात? अब मान लो टायर पंचर हो जाए मोटरसाइकिल का, तो पंचर बनोगा तो हवा में थोड़ी उड़ेगी गाड़ी। वो वैसे ही चलेगी जो पंचर होने के पहले चल रही। तो मेंटेन करने के लिए होता है, सर्विसिंग कॉस्ट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट जो तुम लोग करवाते हो। देखो क्या क्या शामिल करेंगे। एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे परचेस प्राइस, अरे हाँ हाँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वही तो देखा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और सुन लो, ये सब डिटेल में पढ़ोगे, ऐसा नहीं खत्म हो गया, ये पूरा अभी कहानी चलेगा, इसके लिए पूरी कहानी चलेगी, मजेदार कहानी है। मजेदार नहीं, मजेदार कहानी है, जरा देखना। ये क्या होता है? डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। होता क्या है? मेरी एक मशीन बनी रखी हुई है, चल रही है, अब वो मशीन पुरानी हो गई, हमको नई मशीन लगवानी है। तो नई मशीन के लिए अब हम उस मशीन को यूज नहीं करेंगे, तो हम नई मशीन के लिए नया जगह लेंगे या उसी मशीन को हटाकर उस जगह लगवाएंगे नई मशीन? कॉमन सेंस क्या बोलता है?
नई जगह लोगे, पुरानी मशीन वैसे ही रखोगे, हाँ या ना? कॉमन सेंस तो यही है ना कि पुरानी को हटा दोगे तुम। हटा देंगे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, काहे के लिए रखोगे पुरानी मशीन? हाँ, नई जगह क्यों बर्बाद करोगे अपनी? और पुराना जहां काम हो रहा है, मान लो 10 मशीनें हैं, मान लो इस मशीन से काम हो करके इस मशीन में जाता है, इस मशीन से काम हो करके इस मशीन में इनपुट आउटपुट जाता है। अब एक ये पुरानी मशीन हो गई, या ये मशीन पुरानी हो गई, चलो इसको हटाना है, नहीं काम करेंगे, तो दूर 1 किलोमीटर एक नई मशीन लगा लो, फिर यहाँ से इधर ले जाएगा सामान, फिर इधर से 1 किलोमीटर आएगा। यही करोगे क्या इंसान? अरे इसकी जगह खाली करो, इसकी जगह खाली करो, कौन सी? ये बीच वाली खाली कर दिया, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं डीकमीशनिंग, हटाने का काम। रिस्टोरेशन, दोबारा लगाने का काम। खर्चा होगा ना, ये खर्चा भी हटाने और लगाने का, वो भी मशीन की नई कॉस्ट में ऐड हो। समझे मेरी बात? क्या क्या नहीं ऐड होगा, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या ऐड? पहला, ये मालूम है तुम लोग को, अगर हम नया बिजनेस खोल रहे हैं तो मैंने क्या किया, लोगों को कहा इनविटेशन है, दुकान खुल रही है, जरा आ जाना, पैर घुमा जाना, है कि नहीं? पर्पस ही होता है 200-400 का सामान खरीद कर तो ये उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन। तो अब मशीन लगा दिए, इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो इनॉग्रेशन कर रहे हो, तुम्हारी वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इट शैल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। वो मशीन की कॉस्ट में ऐड मत करो। आप कहेंगे नहीं नहीं, मशीन से ज्यादा फायदा मिलेगा अगर हम सामान बेचेंगे, अगर इनॉग्रेशन करेंगे। भैया कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना? तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। दूसरा, अगर हम कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, मान लो एक नया शोरूम खोल रहा है, उसने आप लोगों को कहा आओ सामान ले जाओ, 20% छूट पर दे रहे हैं आपको, 2 महीने तक हम 20% छूट पर देंगे, उसके बाद हम ये डिस्काउंट बंद कर देंगे। तो अब वो ये कहेगा कि ये जो 20% माइनस डिडक्शन दिया है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया है, ताकि हम ज्यादा फायदा कमा सकें, मशीनों का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। बोलो, लेकिन ये कॉस्ट जो आएगी 20% डिस्काउंट, क्या मशीन को चलाने के लिए जरूरी थी क्या? नहीं, मशीन तो अपनी जगह चलने लायक बन चुकी है ना। अब इसके बाद की कोई भी खर्चा इसमें मत जोड़ना, यही तो बताया मैंने। तो अब आप एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉस्ट को भी कहेंगे ये मशीन और बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दो, तो ये पॉसिबल नहीं। अब तो समझ में आ रही है बात? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। अगर हम नई जगह पर बिजनेस करने जा रहे हैं, मैंने अपने बिजनेस को शिफ्ट किया, अब शिफ्ट करने में मशीन भी शिफ्ट करेंगे, नहीं करेंगे? मशीन शिफ्ट करेंगे, स्टाफ भी शिफ्ट करेंगे, तो उस शिफ्टिंग के दौरान हमारा मटेरियल भी यहां से वहां जाएगा, मशीन भी यहां से वहां जाएगी, दोबारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा। तो बताओ ये सब खर्चे मेरे क्या माने जाएंगे? मशीन की बिल्डिंग और मशीन की कॉस्ट में हिस्सा जोड़ा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। ये तो उल्टा आपका जेब से पैसा जा रहा है, लॉस दे रहा है। मशीन तो अच्छी तरह से काम कर रही थी, आप उसको नई जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, लेबर को नई जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे आपका मशीन या बिल्डिंग या एसेट का कॉस्ट नहीं बढ़ने, वो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एसेट का दाम नहीं बढ़ेगा, खर्चा मान लो। एसेट के दाम में मत जोड़ देना, उसको खर्चा, लॉस मान लो। बात समझ में आई? हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल, अब मैनेजर सैलरी लेता है, क्लर्क सैलरी लेता है, चाय पीते हैं लोग। अब बताओ ये चाय का, रिफ्रेशमेंट का, सैलरी का खर्चा किस पर जोड़ दें? मशीन में जोड़ दें? अरे वो तो जनरल ओवरहेड है। सुपरवाइजर को पैसा किस चीज के लिए देते हो? ताकि वो वर्कर को सुपरवाइज कर सके। सुपरवाइजर को पैसा किस लिए देते हो? ताकि वो लोगों को नजर रख सके। क्या रख सके?
तो एक सुपरवाइजर ऐसे नजर रख रहा है दूसरे पर, उसने 3 प्रोडक्ट बनाए, तो सुपरवाइजर की वो जो कॉस्ट है नजर मारने वाली, उस 3 खर्चे पर डालो। वो जो बगल वाला बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, वही सामान बना रहा है, उसके खर्चे में मत जोड़ो, मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मत जोड़ो। नहीं समझे मेरी बात? मान लो एक सुपरवाइजर है, वो महीने का लेता है 10,000, 2 वर्कर काम कर रहे हैं इसके अंडर में, होते तो 100 150 है, 50 है, 100 है, 200 500। अब वर्कर ए है, वर्कर बी, ये थोड़ा बदमाश टाइप का है, हाँ या ना, और ये थोड़ा शरीफ टाइप का है। अब बदमाश वाले को ये घूर घूर करके देख रहा है, इसने 10 यूनिट बनाई और ये भी 10 यूनिट बना रहा है, वही सेम सामान बना रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की जरूरत है। अब ये 10,000 रुपए इसकी जो 1 यूनिट की कॉस्ट है उसमें 1,000 जोड़ दें, क्यों? अब मार्केट में जाएगा तो पूछेंगे ये यूनिट कितने की, तो दुकानदार कहेगा ये 1 यूनिट 5,000 की, ये यूनिट कितने की, ये यूनिट 4,000 की। काहे से? दोनों तो एक है। वो जो सुपरवाइजर था ना, घूर घूर कर उसको देख रहा था, उसी का कॉस्ट छोड़ा है। अरे इंसानों, इससे क्या लेना देना, नहीं ना लेना देना है, तो ये जनरल कॉस्ट होती है भाई, किसी से इसका क्या लेना देना, फालतू की बात करते हो। समझ में आया? ये है कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई। अभी डिटेल में देखना बाकी है। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, इसकी बात कर रहे हैं। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेबल, बात खत्म। जिस कॉस्ट को आप बिना शक और शुबा के किसी चीज पर लगा सकते हो, ये खर्चा इसी का है, तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, ढंग से सुने, ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट। जितने भी खर्चे हम ऊपर जोड़वाए थे ना, ये सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हाँ या ना? तो कहता है any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner एक और सेंटेंस मैंने कहा था आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, और वो है expenses to be capable of operating in the manner intended by the management। यानी किसी भी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पीपीई की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पीपीई को पीपीई की तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक तो पीपीई का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, दूसरा कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सके, उस कॉस्ट में हम परचेस कॉस्ट भी लेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी लेंगे, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट केवल वही लेंगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सके किसी एसेट को ब्रिंग लाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए। लेकिन केवल वही खर्चा जोड़ेंगे उसमें भी जो उस एसेट से इंटेंडेड वर्क कराने के लिए जरूरी हो, ऑपरेट कराने के लिए जरूरी हो, जो मैनेजमेंट चाहता है उस मशीन से काम कराना, उस काम को कराने देने के लिए जो खर्चे करेंगे, वही केवल हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाले ही जोड़ेंगे। अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है लेकिन वो इस लायक नहीं है खर्चा जिससे मशीन की रनिंग कंडीशन में कोई फर्क पड़े, तो भैया उस खर्चे को लॉस मान लो, एक्सपेंसेस मान लो। नहीं समझे मेरी बात? जैसे ये सामान आ गया हमारा पोर्ट पर, कहां आ गया? इंडिया के पोर्ट पर आ गया ना। यहां इंडिया के पोर्ट पर आने के बाद मुझे ये सामान 10 दिनों के अंदर वहां से हटाना था, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट रूल्स, जो आप कस्टम पढ़ेंगे वहां पर। अब मैंने ये मशीन 20 दिन तक वहीं रखी, पोर्ट मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है, और केवल मैं ही अपना सामान नहीं रख सकता हूं, दुनिया भर के लोग आकर अपना सामान रखते हैं। गवर्नमेंट ने हमको 10 दिन का समय दिया था, बेटा ये 10 दिन के अंदर सामान क्लियर करवा लो,
खर्चा वर्चा जो लगा है देखो और किनारे हो जाओ। अगर 10 दिन के अंदर क्लियर नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर डीमरेज चार्जेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और गवर्नमेंट ने हमसे 1 लाख रुपए मान लो डीमरेज चार्जेस ले लिया, क्योंकि हम रखे रहे उस सामान को वहां पर। अब हम निकालने के तो गवर्नमेंट निकाल ले आओ, किराए विराए दे दो, थोड़ा खर्चा लगा है तुम्हारे ऊपर। नहीं समझे? अब बताओ ये 1 लाख रुपए किस पर लगा? मशीन पर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? हाँ है। क्या इसको मशीन की कॉस्ट में जोड़े? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं भी लगता तो भी मशीन वही काम करती। अरे बोलो ना, अब समझ में आई बात। आगे चले। तो ये सेंटेंस हमेशा याद रखना जो मैंने अभी बताया, इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। कई क्वेश्चन के सवालों के जवाब आपके पलट देगा। आपको लगेगा ये जोड़ देना चाहिए, लेकिन जब जब ये सवाल पूछेंगे इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है या नहीं, तो आपके सवाल का जवाब उल्टा हो जाएगा। आएंगे वो भी देखेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट। एक बार अगर मशीन ने अपनी कैपेबिलिटी लायक यानी काम करने लायक काम तैयार हो चुका है, उसके बाद अब मशीन का किराया, जहां मशीन रखी हुई है उसका रेंट, जहां मशीन रखी है उसका सेफ्टी एंड गार्ड एक्सपेंसेस, हाँ या ना, उस मशीन को जहां रखा है उसका जगह का इंश्योरेंस। अब जन्म भर चलता रहेगा भाई, मशीन अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है मशीन लग गई तो अब खर्चा नहीं होगा मशीन पर। मशीन अब लग गई, काम करना शुरू कर दी, अब इसके बाद के जो खर्चे हैं इस मशीन की कॉस्ट में मत जोड़ना। नहीं समझे? एक बार मशीन अपनी रनिंग कंडीशन में आ गई, जो काम हम उससे लेना चाहते हैं उस कंडीशन में अगर मशीन तैयार हो गई है, अब उसके बाद के खर्चे हम उस मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तब तक जब वो एडिशनल कॉस्ट उस मशीन का हिस्सा ना बने। वो हम लोग आगे देखेंगे। आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, ये हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट की अभी बात करनी बाकी है। अब समझ में आ रही है बात? हाँ। द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, बता दिया, ये तीनों मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स बता चुके हैं, कहो तो बता दें सब। ये खर्चे जोड़ लो। साइट प्रिपरेशन फाउंडेशन बताया था, हाँ या ना। लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस बता दिया था। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट बता दिया था, हाँ या ना। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ट्रायल रन, और मैंने कहा था देखो 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 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रायल रन का सेल प्राइस जो आया था माइनस किया था ना, ये देखो वही है। प्रोफेशनल फीस, इंजीनियरिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन कॉस्ट सब देख लिया। तो ये हम लोगों ने सारे कर लिए। क्या नहीं जोड़ेंगे? अरे एक बार जो खर्चा हो गया उसके बाद अब मशीन काम करना शुरू कर दी, उसके बाद के खर्चे, मशीन को लगा दिया, इनॉग्रेशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्स प्रमोशन का खर्चा, ये सब आप नहीं जोड़ेंगे। अब समझ में आई बात? बोलो भाई। ये हमने अलग से दिया है, ये केवल समझने के लिए है आपको, स्टडी मैट वगैरह में नहीं मिलेगा। सुने क्या है ये। सम ऑपरेशंस अकर, चलो एक काम करते हैं, मेरी बिल्डिंग साइट बन रही है, ये हम सीधे ऐसे ही बता देते हैं, काहे के लिए कहानी पढ़े हैं कि नहीं। मेरी बिल्डिंग साइट बन रही है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग साइट है। अभी मेरा काम इतने पर चल रहा है, ये साइट पूरी खाली है, और यहां पर एक बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, यहां पर भी बहुत बड़ा एक दूसरे का मॉल बना हुआ है बाकी लोगों का, ये बीच में क्या है, रोड। यहां लेकिन पार्किंग कम पड़ जाती है। हमने कहा मेरा काम यहां चल रहा है, जब तक ये जगह खाली है चलो कुछ कमा ही लेते हैं। नहीं समझे? तो हमने इन लोगों की पार्किंग यहाँ लगवा दी। लगाओ कार पार्क करो जब तक हमारा काम नहीं चल रहा। बिल्डिंग का काम चल रहा है और मैंने कार पार्किंग अलॉट कर दी। अब ये जो इनकम हम कमा रहे हैं, क्या ये मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट को माइनस कर देगा? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कंफ्यूज्ड?
नहीं होना चाहिए। मैंने 3 चीजें बोली हैं आपको। मैंने कहा बार बार वहीं जाओगे, आपका जवाब अपने आप निकल करके आएगा। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या इससे मिलेगा? नहीं। दूसरा, क्या कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता है? क्या कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है इस बिल्डिंग की? हाँ। इस बिल्डिंग से क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? हाँ। लेकिन जब ये हम दिए हैं तो क्या ये पैसा हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है यहाँ के लिए? नहीं। अगर हम ये नहीं भी करते तो क्या मशीन बिल्डिंग या मशीन काम करना बंद कर देती या दूसरे तरह से काम करती? नहीं। इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो भैया ये इसका खर्चा नहीं है, ये इसकी इनकम नहीं है, इसको अपने पीएल में ले जाओ, इसका इस बिल्डिंग से कोई लेना देना, ये आपकी इनकम है, बात खत्म। इसका बिल्डिंग से या प्लान से कोई लेना देना। अब समझ में आया? पक्का ना? देखो यही चीज लिखी है। सम ऑपरेशंस occurs in connection with the construction or development of an item PP but are not necessary। मैं फिर बोल रहा हूं, not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner आगे intended by management। समझ में आई बात? ये बार बार वर्ड आएगा अब आप लोगों के सामने। These incidental operation कभी भी हो सकता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते समय या कंस्ट्रक्शन का काम करते समय या उसके पहले। अब मान लो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं किए हैं, दे दिया पार्किंग के लिए, ले लो 6 महीने के लिए, क्या दिक्कत है? इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क until construction start because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition। तो ये हमारा कोई बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना? Operating at the manner intended by management, the income relating and the expenses thereof shall be the income and expenses of the company। बात खत्म। उसका बिल्डिंग से कोई लेना देना है, याद रहेगा? ये हम बता दिए, ये भी बता दिए। इसको हम माइनस कर देंगे, ट्रायल रन को, इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो होगा तो उसको कार पार्किंग वाला एग्जांपल, ये ट्रायल रन वाला एग्जांपल और ये पार्किंग वाला एग्जांपल, ठीक है ना? क्वेश्चन देखें, मजे लें। आंसर क्यों दिखा रहे हैं? देखो, एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी। मेरे पास एक जमीन है, प्रॉपर्टी है, विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन, रीडेवलप, उसको शुरू से बिल्कुल रीडेवलप करना है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब बिल्कुल शुरू से हम चाहते हैं, मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, प्लांट लगा हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेबर काम कर रहा है, लेकिन हम बिल्कुल उसको शुरू से करना चाहते हैं। तो हम लेबर को कहेंगे, है चल किनारे बैठ, सारे लोग किनारे बैठ जाएंगे। क्यों? अब जितने दिन तक बिल्डिंग नहीं बनेगी सारे लेबर ऐसे निहारते रहेंगे, काम धंधा हम बंद कर देंगे। हाँ, तो दूसरी साइट पर, बहुत बढ़िया, हमने एक टेम्पोरेरी साइट ले ली दूसरी बगल में, ठीक है ना? और मैंने वहां पर सेटअप कॉस्ट करवाया, मशीन को इंस्टॉल करवाया, वहां से शिफ्ट करवाया, क्योंकि वहां पर पूरा जमीन तोड़ ताड़ कर काम होगा, बराबर होगा, तो मशीन को वहां से सेट करवाया यहाँ नई जगह पर टेम्पोरेरीली, कुछ दिन के लिए। रेंट वहां का दिया, नई जगह का, नई जगह का रेंट दिया भाई। अच्छा, रिमूवल कॉस्ट दिया 3 लाख रुपए, ताकि वहां से मशीन नई जगह पर आ सके। बताओ इन खर्चों को उस बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? आराम से वही 3 कंडीशन दिमाग में रखो, या सबसे लास्ट वाली कंडीशन बस दिमाग में बैठा लो, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब उसको, उस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करके बताओ जोड़े या ना जोड़े? अरे मुंडी बाहर निकल है, इतना ना बोलोगे तो। एक आदमी कंजूस था, मालूम है ना, बिजनेसमैन था, कंजूस था बहुत। उसकी वाइफ को सब बदमाश किडनैप करके ले गए, लेटर भेजा कि भाई तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है, तो 50 लाख रुपए दो। तो कंजूस ठहरा, तो उसने कहा कुछ प्रूफ तो दो, तो उन लोगों ने एक उंगली काटी और भेज दी। तो कह रहा इससे क्या पता चलेगा, मुंडी भेजो मुंडी। मुंडी जब निकाल देंगे तो कैसे होगा, आप बताओ है?
अच्छा बताओ, ये बताओ क्या करें? अरे बोलो ना तुम लोग, अभी तो इतना सब कुछ पढ़ा है। हाँ बोलो। पढ़ भी सकते हो, सामने लिखा है, सब चीज लिखा है। साफ कर दे। नहीं, कुछ लोगों को सफाई पसंद है ना। हाँ लो। अगर एग्जाम में सफाई पर 5 मार्क्स होते तो तुम लोग को 5 नंबर तो मिलते ही मिलते कुछ ना लिखने पर। वो तो कंफर्म था। सर सफाई सफाई थी, 5 नंबर तो दे दो। हाँ बताओ, क्या करें बोलो। अरे एक दो आदमी बताओगे, बाकी लोग चुप्पी मार कर बैठोगे? हाँ, क्यों नहीं करोगे? रीजन तो कुछ होगा। हाँ, अगर वो शिफ्ट नहीं भी होता तो भी वो मशीन जो नई लगती या रीडेवलपमेंट होने के बाद वो काम तो वैसे ही करता। मेरी बात समझ में आई? ये तो हम अपने बिजनेस को आगे चलाते रहने के लिए हमने ये काम किया है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेकिन हमारे इंटेंशन से बाहर का है। यानी कि वो काम तब भी चलेगा अगर ये शिफ्ट ना होता तो भी वो बिल्डिंग वैसे ही आउटपुट देती जैसे बिना शिफ्ट के देती। कैन नॉट बी कैपिटलाइज। वर्ड ये आ गया देखो, टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड। बस यही वर्ड हमेशा तुम लोग को लिखना है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में यूज होने चाहिए, और टीचर यही देखने के लिए आपका आंसर चेक करेगा। अगर आपने ये सेंटेंस यूज किया होगा तो 5 नंबर का होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, या 5 में 5 मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस नहीं यूज किया होगा तो 2 नंबर से काम चलाना। हाँ जी, पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो इस कहानी को बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 सुने। ओमेगा लिमिटेड contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department in 3 months time। 3 महीने के अंदर स्पेशल फाउंडेशन बनाना था मशीनरी को लगाने के लिए, और वो प्रिपेयर कर दी गई। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन लेइंग फाउंडेशन 1,40,000। तो फाउंडेशन बनाने का खर्चा कितना? 1,40,000। हाँ या ना? फाउंडेशन बनाने का खर्चा कितना? 1,00,000। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed। अब इस काम को देखने के लिए मैंने कोई टेक्नीशियन लगाना पड़ा, भाई फाउंडेशन इधर उधर ना बना दे, गलत ना बना दे। वो 45,000 रुपए पर मंथ ले रहा है, और 3 महीने तक लेता रहेगा जब तक ये काम चलता है। तो उसका 3 महीने का ये खर्चा, सैलरी। अच्छा, उसके बाद मशीन हमने 1,58,00,000 रुपए में खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया 50,000 ताकि वो फैक्ट्री तक आ सके। तो मशीन का खर्चा दिया मैंने 1,58,00,000, 1,58,00,000, और फ्रेट एंड लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस दिए मैंने 50,000। बोलो। आर्किटेक्ट को मैंने 30,000 दिया ताकि मशीन सही तरीके से लगी है या नहीं, यानी इंजीनियरिंग कॉस्ट कह सकते हो। बताओ मशीन का टोटल खर्च कितना लेंगे, क्या क्या इसमें से शामिल करेंगे और क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? हैं? सारी चीजें, कुछ हटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, तेज हो तुम लोग, आंसर सही है। 1,40,000। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा तो 4 नंबर 5 नंबर दे करके जाएगा। 1,35,000, 1,61,00,000। अरे वाह, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अब मजे ही मजे हैं। प्रॉब्लम आएगी जब रिवैल्यूएशन पढ़े। तब तक मजे ले लो। एंटिटी ए which operates a major chain of supermarkets has acquired a new store location. The new location requires significant renovation expenditure. Management expect that the renovation will last for 3 months, और तब तक हमारा ये सुपरमार्केट क्लोज रहेगा।
Management has prepared the budget for this period, including expenditure relating to the construction and remodeling costs. Salary of the staff of the who will preparing the store before its opening and related utilities cost will be the what है क्या? मेरा एक रिनोवेशन का काम चला, मेरे यहाँ 100 लोग काम करते हैं। अब जब नया रिनोवेशन होगा, नई बिल्डिंग बनेगी, रिनोवेट होगा पूरा टूट टाट करके, तब तक तो वो लोग हाथ में हाथ धरे बैठेंगे। लोग क्या करेंगे? यहाँ कहाँ लिखा है शिफ्ट हो रहा है? जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो हर चीज वही कहानी मत ले आओ। यहाँ पर हाथ में हाथ धरे बैठ जाएंगे और उस स्टाफ को हमें देना पड़ेगा लगभग मान लेते हैं 10 लाख रुपए, जब तक ये काम नहीं हो जाता। और रिनोवेशन और रीमॉडलिंग के लिए हमको लग जाएंगे 5 करोड़ रुपए। हाँ या ना? बताओ हम कितना खर्चा ले, 5 करोड़ या 5 करोड़ 10 लाख? हम जो कॉस्ट को एसेट माने कितनी माने, 5 करोड़ या 5 करोड़ 10 लाख? 10 लाख क्यों नहीं है? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसको नहीं भी देते तो भी मेरी एसेट की कैपेसिटी और उसको प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ऑपरेशन पर कोई फर्क पड़ता जो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। अब समझ में आया? तो 10 लाख विल बी द एक्सपेंडिचर एंड 5 करोड़ विल बी द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अब समझ में आया? ये नहीं दिया है, इसने अमाउंट नहीं दिया है, कहानी की तरफ बताया है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। रीजन समझ में नहीं आता इसका। अब रस्सी बांध कर रखेंगे। मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग, केवल क्योंकि वो जरूरी है किसी चीज को फर्दर बेनिफिट लेने के लिए। अच्छा, the supermarket cannot be opened because without remodeling expenditure and thus the expenditure should be considered part of the asset. बढ़िया है। However, if the cost of the salary, utilities and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not the necessary to bring the store to the condition necessary for it and the capable of operating in the manner intended by the management and should be charged generously. बार बार वही लाइन आप लोगों का दिमाग खराब कर रही है। हाँ या ना? अब सुने क्वेश्चन नंबर 5, है कि नहीं? मजा आ रहा होगा, आंसर समझ में आ रहा है तो मजा आता ही है। एन अम्यूजमेंट पार्क, एक अम्यूजमेंट पार्क है, हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक, कोई एक एरिया है जिसको खोलना चाह रही है पब्लिक के लिए, टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शंस। अब ट्रायल रन के लिए खोलना चाह रहे हैं और ट्रायल रन हम ही लोग क्यों करें? घर वालों को आ जाओ जितने भी बनाने वाले, अरे भैया पब्लिक को ही बुला लो ट्रायल रन के लिए, है कि नहीं? टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि कंपनी ने कहा ये जो अम्यूजमेंट पार्क है हम 3 महीने बाद खोलेंगे। इसकी ऑफिशियल डेट कब है? 3 महीने बाद। और हम आज से ही पब्लिक को ऑफर दे दे रहे हैं, आ जाओ 50% डिस्काउंट पर तुम लोग ले सकते हो, खुलना 3 महीने बाद है, लेकिन आज से ही आ जाओ। हम आपको टिकट कितने पर देंगे? 50% डिस्काउंट पर देंगे। 3 महीने बाद आज की डेट में हम 50 रुपए चार्ज करेंगे, 3 महीने बाद 100 रुपए चार्ज करेंगे। हाँ या ना? आ जाओ। तो ट्रायल रन ही दे दिया एक तरह से। अब भीड़ आ गई, डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड और 80% कैपेसिटी पर चलने लगा। सोचो, द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। मैनेजमेंट क्लेम दैट, अच्छा 3 months बोला ना मैंने, that the soft opening is a trial run की तरह necessary for the amusement park to be condition capable of operating in the intended manner। और कंपनी कह रही है कि ये intended manner में काम करने के लिए जरूरी है, फुल कैपेसिटी में लाने के लिए। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। तो जो ये मेरा खर्चा लग रहा है 50 रुपीज हम छूट दे रहे हैं और मैंने 5000 लोगों को 3 महीने में एंट्री दी और 50 रुपए छूट दे दी। हाँ या ना? तो ये जो 2.5 लाख रुपए का खर्चा है ये हम क्या मान लेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। क्या होना चाहिए? नहीं? क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका इसका मतलब ट्रायल रन पर दे रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पर वो चीज तैयार हो चुकी है, तभी तो आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो।
अभी झूला आधा बना है, बीच में टूटा हुआ झूलो, कहां से झूलेंगे भाई? इसका मतलब ये काम पूरा हो चुका है, तभी तो आप पब्लिक के लिए खोल रहे हो। आपकी ऑफिशियल डेट 1 साल बाद हो तो हम क्या करें ओपनिंग की? इसका मतलब वर्क हैज कंप्लीटली डन। अब इसके बाद का कोई खर्चा आप शामिल नहीं करेंगे। ये अम्यूजमेंट पार्क आज भी खोलते तो उसी तरह से काम करता है जैसे ये 3 महीने बाद काम करेगा। अब बात समझ में आई? वाह भाई वाह, एक्सपेंसेस की तरह माना जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। आज का लास्ट टॉपिक डीकमीशनिंग, छोटा सा है, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। याद होगा मैंने आज यही बोला कि हम ये चीजें खत्म करेंगे। ये एक हो गया, 2 हो गया, अब करने जा रहे हैं, ये बता चुके हैं, इसलिए अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत। अगर ये खत्म कर लिया तो मेरा ये टॉपिक पूरा एक तो खत्म हो जाएगा। डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। जब हम किसी काम को कहते हैं ना, ये बिल्डिंग मेरी हटाओ, अब इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाओ, इसकी प्लांट वगैरह यहां से हटाओ, बाद में हम इस प्लांट को दोबारा सेट करेंगे, लेकिन पूरी बिल्डिंग रिनोवेट करो, या मशीन भी नहीं लगाएंगे, जो कुछ भी हो। तो हम रिनोवेशन या रीमॉडलिंग करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसका डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग होता है। उसके बाद रीस्टोरेशन का काम होता है, दोबारा वहां पर मशीन लगाना, एक बार मशीन को हटाना पुराने वाले को, फिर उसी को ही लगाना या नए को लगाना। तो ये रीमॉडलिंग और रिनोवेशन का काम होता है। मान लो इस कमरे को हमें रीमॉडलिंग करनी है, तो मैं बोल दूंगा देख एसी हटना नहीं चाहिए। अरे भैया वो हटा करके ही तो काम ठीक करेगा, हटाएगा फिर बाद में लगा देगा। बात समझे? तो इसको हम कहते हैं डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी। और रीस्टोरेशन के लिए देखो इधर क्या बोल रहा है। ये हम नहीं बताएंगे आज, और अभी इसको बताएंगे तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो। एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? इसको हम होल्ड किए हुए हैं, एरो लगा दिया है, होल्ड किए हुए हैं। हम केवल यही 4 लाइन पढ़ेंगे जो तुम लोग को समझानी है। कहता है इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनिशियल एस्टिमेट नॉट द एक्चुअल। क्या वर्ड बोला? जाहिर सी बात है, जब काम होगा तो हम ये सोचेंगे ना कि मेरा खर्चा होना है इसको हटाने का। नया लगेगा तो नया नया खर्चा होगा। जब किसी पुरानी चीज को हटाना, रीनोवेशन और रीमॉडलिंग होगी, तो हम ये सोचेंगे ना इनको हटाने का खर्चा कितना होगा। होगा, लगा नहीं है, पहले सोचा। Initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located referred to as the decommissioning, restoration and similar liabilities. The obligation for which an enterprise incurs either when the item is acquired or is in consequence of having the item during a particular period for purpose other than to produce inventory during the period. बात खत्म। तो decommissioning का क्या मतलब हुआ कि चीज को हटाना, दोबारा उसको लगाना, रिस्टोर करना, decommissioning करना, ठीक है ना? इसके कॉस्ट को क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे नॉर्मली अगर देखो तो। पक्की बात है ना? बस इतना ही याद रखना। बाकी इसमें इवैल्यूएशन AS2 कहां से आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहां से आ गया, इसमें वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम ना AS2 की बात कर पाएंगे, ना हम AS29 की बात कर पाएंगे, और ना हम आप लोगों को समझा पाएंगे कनेक्ट करके, ठीक है ना? तो AS29 इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज होता है, वो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ समझाएंगे जरूर, चिंता न करना, ये आएगा। छोड़ दें? छोड़ दें? ये बिल्कुल नई चीज आएगी, कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर में थोड़ा पेशेंस रखना, 5 से 6 लेक्चर्स चलेंगे कम से कम। आज तो दूसरा खत्म हुआ है, ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस रखना। थैंक यू बच्चों।